ठीक, चलिए, सॉरी। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मैं इसको आपको वो दे के आइडिया, एसीएस में ना ये भी आप लोग गड़बड़ करते हैं। देखिए, एसीएस में जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ एसीएस है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है डेफिनेट एसीएस से। ये मैं अक्सर आपको समझाता हूँ बात करते हुए। नॉर्मली तो हम एसीएस को यही कहते हैं ना, नॉन एसटी, एसटी एलिवेशन और अनस्टेबल एंजाइना। ये क्या है? ये डेफिनेट एसीएस है। जो एसीएस आप ईआर में देखते हैं या क्लिनिकली असेस कर रहे होते हैं, वो ये एसीएस नहीं है। वो क्यों? यही मिसकंसेप्शन आपकी दूर कर दी। ये एसीएस एल्गोरिथम ये है। लेकिन अब आप अगर डेटा देखें, वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम है कार्डियक एटियोलॉजी फाउंड इन लेस देन 1/3। ऐसे एसीएस जो आप एडमिट करते हैं उसमें से कार्डियक एटियोलॉजी, ये यूएस डेटा है। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे लोग हैं जो एसीएस तो होते हैं लेकिन ना वो नॉन एसटी होते हैं, ना अनस्टेबल एंजाइना होते हैं, ना एसटी एलिवेशन होते हैं। तो वो लोग कहाँ जाएंगे अगर ये एसीएस सिर्फ ये तीन चीजें हैं? तो वो ये होता है कि एसीएस आप क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है जो एक सिंड्रोम है जिसका ऐसे सिम्टम या साइन के साथ कोई मरीज आप देख रहे हो जिसको ये सोचें कि इसको प्रॉब्लम स्किमिक है। आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी स्किमिक प्रॉब्लम, acute ischemia, then you will take it as ACS. Now you'll admit and further work up and ultimately come up to a conclusion whether you are dealing with definite ACS or probable ACS or a non-cardiac patient. At the time of presentation, he was ACS, but out of them you found just 30% to be definite ACS. 60 to 70% turn out to be either gray areas or maybe very low risk or non-cardiac. उसमें फिर क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, ये तीन या आप एसी गाइडलाइंस में ये तीन चीजें इस तरीके से आप जज करते हैं मरीज को। किन बुनियादों पे? सिम्टम, ईसीजी, ट्रोपोनिन, और फिर अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि रूल आउट एमआई, ऑब्जर्व या रूल इन एमआई। अब ये जो है ना, ये लोग, ये वो वाले हैं जिनको आप बयान करते हैं, और कभी एक बार इनमें से भी जंप करके लोग इधर चले जाते हैं आफ्टर फर्दर वर्कअप। या तो इसी अंदाज से आपने पेशेंट को प्रेजेंट करना होता है। हमारे पास लॉन्ग केस में ज्यादातर डेफिनेट होते हैं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कभी कभार डिस्कशन इस तरफ जाएगी तो एक पेशेंट आ जाता है तो उसका ईसीजी में कुछ भी नहीं है, सिम्टम प्लस माइनस है, डायग्नोसिस क्या होगी आपकी? और आई असेस फर्दर अदर रिस्क फैक्टर्स, एज, ये सारी चीजें मिला के फिर आप फैसला करते हैं सिम्टम, ईसीजी और ट्रोपोनिन की बेसिस पे इनिशियली कि आप किस किस्म का पेशेंट देख रहे हैं, और फिर फाइनली आप डिसाइड कर लेते हैं कि नॉन कार्डियक, या आई विल ऑब्जर्व फर्दर टू नो वेदर इट्स स्किमिक और नॉन स्किमिक। और कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट अवे डेफिनेट स्किमिक होते हैं। टिपिकल पेन के साथ एक पेशेंट आया, 3 मिलीमीटर की एसटी डिप्रेशन है, सो दैट पेशेंट इज नॉन एसटी एसीएस डेफिनेट, एंड देन ट्रोपोनिन विल डिसाइड वेदर इट्स नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और अनस्टेबल एंजाइना। उसको अनस्टेबल एंजाइना भी ना कहें, आधे घंटे के पेन पे अनस्टेबल एंजाइना नहीं कह सकते जब तक कि आपके पास ट्रोपोनिन का वो विंडो खत्म। तो उस ड्यूरेशन में आपसे कोई सवाल कर रहा है कि इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, कुछ जो अपडेटेड होते हैं उनको तो ये नॉन एसटी एसीएस टर्म पता है, जो अपडेटेड नहीं है, ओल्ड है, तो उनको आप ये कहते हैं कि आइदर अनस्टेबल एंजाइना और मे बी नॉन एसटी एलिवेशन हमारे, एंड दैट विल बी डिसाइडेड आफ्टर ट्रोपोनिन्स। तो ये पहले तो ये एसीएस में कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर लें। इसको मैं छोड़ देता हूँ जल्दी, ये भी छोड़ देते हैं बातें, क्लियर कट। अभी हम गाइडलाइन पे आ जाते हैं। अभी मसला ट्रीटमेंट के हवाले से, स्पेशली इन आवर सेटअप्स वेयर यू डोंट हैव क्लियर strategy for your patient, especially for non-ST, because you don't know what's going to happen with this patient. You can't decide about when to take him to the cath lab. यही होता है ना भाई, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटीज पर, उस पे इवन क्रिटिकली इनको भी आप डायरेक्ट कैथ लैब नहीं ले जा पाते, एसटी एलिवेशन को तो ठहर करके ले जाते हैं, एंड दैट अप्लाइज टू इवन रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान एज वेल।
हर जगह पे कोई ऐसी, वो फिर कंसल्टेंट आता है, वो आता है, कोई ना कोई फाइनल डिसाइड करता है कि इसको मैंने कैथ लैब कब लेके जाना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉन ACS रिगार्डिंग डिसीजन ऑफ डुअल एंटीप्लेटेड विच वन, आप उसका प्लान क्या करने जा रहे हैं, अर्ली, इमीडिएट और स्कीमिया गाइडेड, या डिलेड इन्वेसिव भी है बीच में, वो जो हमारे यहाँ अक्सर जैसे होता है। और इन बातों के फैसले किस पर होते हैं, ये तो आपके पास अवेलेबल चीजें हैं। एंटीकोगुलेंट में अब क्या क्या है, इवन ये है, किसी को AF7 है तो ये भी आ जाएगी, विटामिन के एंटागोनिस्ट भी, नोएक्स है, फिर फैक्टर 10A है, फिर अनफ्रैक्शनेटेड है, फिर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स है। Similarly, antiplatelets में you have these four, glycoprotein 2B3A, aspirin, dosages, किस पेशेंट सेटअप में कौन सी गोली कितनी कब तक, ये सवाल जवाब जरूर होंगे आपसे। पेशेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये किस बुनियाद पे आप डिसाइड करते हैं, एज, सेक्स, रेस, हिस्ट्री ऑफ इस्केमिक और ब्लीडिंग इवेंट्स, CCS वर्सेस ACS, यानी ये पॉइंट्स आपके जहन में पूछ बताने के लिए कि ये चीजें मुझे ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए चाहिए मरीज से, और इनकी बुनियाद पे मैं फैसले करूंगा। नीड ऑफ ओरल एंटीकोगुलेशन, यानी अब इसमें जो गाइडलाइन बेस है और उसमें समझने की बातें क्या है, ये तो सिंपल है, एस्पिरिन आपने हर को देनी है, लोडिंग इतनी और मेंटेनेंस इतनी। P12 Y12 12th मंथ चलनी होती है। अब उसमें डिपेंड करता है वही जो पिछले कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनकी बुनियाद पे कि किसकी कितनी देर चलनी है, किसकी कितनी देर नहीं चलनी है। अच्छा, ये एक चीज है जो आपको समझनी चाहिए, प्रेसोग्रिल in P2Y12 receptor inhibitor naive patients preceding to PCI, यानी ये ऐसी शर्त है कि एक ऐसा पेशेंट जिसको कभी पहले कोई P2Y12 नहीं मिली है और आपको ये पता है कि ये पेशेंट डायरेक्ट यहां से एंजियोप्लास्टी के लिए जा रहा है, ऐसा सिनेरियो, फिर आप ये दे सकते हैं। क्या बाकी किसी वेजल में कुछ नहीं है, एलईडी में लीजन है, ऐसा हो सकता है। अभी एक पेशेंट कहीं और से एंजियो हुई उसकी, उसको पेन हो रहा है, वो उनके पास PCI कैपेबिलिटी नहीं थी, उन्होंने भेज दिया है। या आप ऐसा पेशेंट है जिसको अभी आप लेके जाना चाह रहे हैं, यंग पेशेंट है 40 साल का, उसकी बायोफेजिक एलईडी में वो है, वैलेंसाइन है, आपको कभी उम्मीद है कि सिंगल वेजल एक वो निकलेगी, लेकिन उसमें भी अभी आप कोई और डुअल नहीं देंगे जब तक कि एनाटमी देखना है। लेकिन आपकी अपनी यही थी ना कि चांसेस के ज्यादातर ये सिंगल वेसल निकलेगी और मुझे उसको स्टेंट करना होगा, तो अभी कुछ और मैं ना दूं, इसकी मैं एनाटमी देखूं और उसके बाद इसको डायरेक्ट पेस्ट्रोगिल देनी, एनाटमी देखने के बाद ये कि जब आप ये कंफर्म है कि मैं इसकी PCI करने जा रहा हूं तब दे दी, और उसमें उससे पहले कोई उसको P2Y12 नहीं मिली है। और इसमें लो रिस्क फॉर ब्लीडिंग होना चाहिए, यानी एज उसकी 75 से कम हो, वेट 60 से ज्यादा हो। अगर किसी मजबूरी में इन लोगों को भी देनी पड़ रही है तो फिर वही होगा कि उसकी डोज कम हो जाएगी, और स्ट्रोक में तो नहीं मिलेगी, वो आपको पता है। अच्छा, अब ये देखिए, टिकेग्रेलोर ऐसी है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लान ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी इन्वेजिव और कंजर्वेटिव दी जा सकती है। अच्छा, अभी पिछले एग्जाम में बहुत से लोगों को इस पे पिनलाइज किया, आपने ये क्यों कह दिया कि डायरेक्ट आप दे सकते हैं डुअल एंटीप्लेटेड विदाउट एनी लोडिंग ना। ये एक जुमला है इस गाइडलाइन में कि रूटीन में डुअल एंटीप्लेटेड से लोड करना ये क्लास 3 है, लेकिन अभी देखिए ये उसको निगेट कर रही है। ये चीज क्या है, टिकेग्रेलोर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लान ट्रीटमेंट इन्वेजिव और कंजर्वेटिव आप दे सकते हैं। ये क्या है, आप कुछ सोच के दे रहे हैं। वो क्या है क्लास 3 कि आप कहते हैं ना बस ये खा लो, ये नहीं करना है। ये सोचना है कि क्या इन्वेजिव, ये उस बुनियाद पे फैसला होगा कि मैंने देनी है या नहीं देनी। रूटीन में जैसे हमारे होते हैं ना, प्रोबेबल को भी खिला रहे होते हैं, मुझे तो डर लगता है कि किसी दिन अटेंडेंट को भी खिलाना शुरू कर दें, अब भी खाने दो 4-8 ये वाली। तो रूटीन में यानी एक प्रैक्टिस बना लेना कि एस्पिरिन और डुअल एंटीप्लेटेड सबको देनी है, ये क्लास 3 है।
यहां आप ये दे सकते हैं, लेकिन इसको आपने बड़े प्यार से खेलना होगा एग्जामिनर के सामने कि एस्पिरिन में दे दूंगा एंड देन P2 डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां से कह दे। डायरेक्ट कभी भी ये ना करें कि आई विल लोड विद दिस, कि आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है और आप कह रहे हैं कि मैं दोनों दे दूंगा, तो ये गलत होगा आपका जवाब। ये होगा कि ये दूंगा एस्पिरिन और उसके बाद पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हुए P2 दूंगा कि कौन सी देगी, क्योंकि ये आप उसको भी दे सकते हैं जिसमें आप अर्ली इन्वेजिव नहीं कर रहे, एंजियोप्लास्टी के लिए तो भी दे सकते हैं। तो क्लोपिडोग्रिल का आपको पता है, और इसमें अब गाइडलाइन ये कि ये दोनों अवेलेबल ना हो। बहुत से लोग डायरेक्ट इसी से शुरू कर देते, भाई ठीक है हम यही यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको वो करना पड़ेगा जो एविडेंस बेस्ड है। तो आप शुरू किससे करेंगे? टिकेग्रिलॉल आइडियली मैं दूंगा इसको, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वो अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, देन आई एम गोइंग फॉर, यहाँ पे हो सकता है वो पूछे तो प्रेसोग्रिल आप किसको देंगे, तो आपको पता होना चाहिए प्रेसोग्रिल कि जिसकी जब तक मुझे एनाटॉमी पता ना चल जाए और जो पक्का पक्का और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसमें भी आप एग्जामिनर से यहाँ पे खेल सकते हैं, आप बातों में इस तरीके से इनको जरा वो दें, इसकी डिटेल आपको अच्छी पता हो, उसको भी नहीं पता होंगी, फिर उसको समझ में आ जाए अच्छा ये 3 इस तरह देनी होती है, लेकिन इसको कॉम्प्रिहेंसिवली आपने तीनों को जज करना होगा। आ रही है जवाब आ रहा है। Prasugrel should be considered in preference to ticagrelor for non-STACS proceeding to PCI. Prasugrel उस पे प्रेफरेबल है जिसमें आपको पक्का है कि आप PCI करने जा रहे हैं, ठीक है। ये 2B3A बेल आउट if there is evidence of no reflow और थ्रम्बस। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखिए कि ये कब आप ऐड करेंगे, प्रोसीजर के बाद, प्री लोड। और प्रोसीजर में क्या चीजें हो कि बहुत ज्यादा थ्रम्बस बर्डन या नो रीफ्लो हो गया पेशेंट को, तब आप ये फिर अगेन कैंग्रिडोल किन के लिए है, नाइफ पेशेंट्स, और वो लेकिन है 2B है। ये वो आपका जवाब आ रहा है। प्री ट्रीटमेंट विद P2 receptor may be considered in patient with non-STSCS who are not planned to undergo an early invasive strategy and do not have high bleeding risk। तो आप 2B है दे सकते हैं, 3 नहीं है ये फिर भी। तो ऐसा पेशेंट जिसको आपको अभी अनडिसाइडेड है, पता नहीं है क्या है, लेकिन शर्त क्या है, हाई ब्लीडिंग रिस्क नहीं होना चाहिए। फिर इन पेशेंट whom coronary anatomy is not known is, इसका मतलब है प्री ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A की बात बिल्कुल, ये कब बात आएगी, जब आपने प्रोसीजर कर लिया, थ्रम्बस बर्डन नो रिफ्लो, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 है, वरना नहीं है, ठीक। It is not recommended to administer routine pre-treatment with a P2Y12 receptor in patient in whom coronary anatomy is not known and an early invasive management is planned। इसमें थोड़ा सा एडिशनल ये वो भी है कि आप करने जा रहे हैं अर्ली इन्वेजिव यानी फौरी कैथ लैब जाने वाली है, इसमें रूटीन नहीं देनी है क्योंकि इसमें शायद चांस इसका प्रेसोग्रिल का बन सकता है। तो आपने अगर पहले कुछ और दे दी और हालांकि प्रेफर थी प्रेसोग्रिल, इसका मतलब है 5-10 मिनट कोरोनरी एंजियो रुकने में कोई इतना फर्क मरीज में नहीं पड़ेगा। तो इस किस्म के मरीज में आपको रूटीन P2Y12 नहीं दे, या आपने क्लोपिडोग्रिल दिलवा दी, अब आप वो दोनों भी नहीं दे सकते जिनका शॉर्ट एक्टिंग और मोर पोटेंट है और थ्रोम्बोसिस कम करती, लेकिन आप क्लोपिडोग्रिल वही खिलाने के चक्कर में आपने पहले खिला दी। तो ऐसा मरीज जो फौरी आगे जा रहा है उसमें प्री ट्रीटमेंट नहीं करनी है। अच्छा, अब एंटीकोगुलेशन में भी 2-3 कैच है, ये तो सारी एंटीप्लेटेड हो गई। आप आ जाए अपना काम शुरू कर दें, बस ये मेरा 2-3 मिनट की है, ठीक। प्री ट्रीटमेंट एंटीकोगुलेशन इज रिकमेंडेड फॉर ऑल पेशेंट इन एडिशन टू एंटीप्लेटलेट एट द टाइम, यानी देनी तो है हर हाल में, अच्छी अनफ्रैक्शनेटेड है, इसकी डोज याद रखें क्योंकि ये चीज इस वक्त देनी होती है तो आपको ये पता होनी चाहिए कि डोजेजेस क्या है।
ठीक। फिर इन केस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट फॉर ट्रांसफरिंग द पेशेंट टू पीसीआई विद इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्री फंड। अच्छा, इसमें एक चीज बस मैं ये इसको जाके आप डिटेल्स पे पढ़ लीजिएगा, क्रॉस ओवर ऑफ अनफ्रैक्शनेटेड एंड लियोमिलिक इज नॉट रेकमेंडेड। ये जो आप एनॉक्सिपेरिन दे के और फिर याद भी नहीं है टाइम और अनफ्रैक्शनेटेड पे बोलस दे दें तो उससे ज्यादा अच्छा है फंडोपेरानॉक्स दे दें, उसमें आप एडिशनल देनी ही देनी होती है तो वो दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ कर। चलो, थैंक यू सर।